बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of first year biology, in today's lecture we are discussing nucleus. First of all we discuss its naming and discovery। बड़ा छोटे छोटे हेडिंग बनाते जाइएगा। ये डबल हेडेड एरो जो है ना, ये सारे हेडिंग्स हैं, फिर सिंगल एरो जो वो उनके अंदर पॉइंट्स हैं। तो बड़ा जी नेमिंग एंड डिस्कवरी में रेजनेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1830 बाय रॉबर्ट ब्राउन। पहली दफ़ा जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो 1831 में जो है वो एक प्लांट सेल के अंदर, जो कि डिवाइडिंग प्लांट सेल था, उसके अंदर पहली मरतबा जो डिवाइडिंग प्लांट सेल यानी डॉटर प्लांट सेल जो हैं उनमें उसने पहली दफ़ा न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। डॉटर प्लांट सेल्स में भी वैक्यूल बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसने सेंटर में ही देखा था। तो ड्यू टू सेंट्रल प्रोमिनेंट पोजीशन इन सेल ही नेम्ड इट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, सेंट्रल। तो बड़ा जी इट्स अर्ली डिस्कवरी वाज अनडाउटेडली, इतनी जल्दी न्यूक्लियस कैसे नज़र आ गया, ठीक है ना जी, ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी सेल्स, क्योंकि ये सेल्स के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनली होता है। विच स्टैंड्स आउट एज ए स्लाइटली डार्कर दैन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। भाई हम सेल्स को देखने के लिए ना माइक्रोस्कोप में क्या करते होते हैं, हम ना स्टेन्स इस्तेमाल करते होते हैं। वो स्टेन्स जो है ना वो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उनको उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर या आप समझ लें कि कंसंट्रेशन की बुनियाद पर उनको अलग शेड देता है। कोई चीज़ उस रंग को ज़्यादा जज़ब करती है, कोई कम जज़ब करती है। तो इसलिए जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उनके किसी का लाइट शेड नज़र आता है, किसी का डार्क। तो न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म के मुकाबले में डार्कली स्टेन्ड ज़्यादा रंगा हुआ नज़र आता है। तो वे इस तरह से है। इट कंट्रोल्स, इसका मेजर फंक्शन बेटा जी क्या है, इट कंट्रोल्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल के अंदर होने वाले तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो सेल सिक्रीशंस है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक हो गया ना जी, तो चाहे वो ग्लूकोज से स्टार्च बनाना है या स्टार्च से ग्लूकोज या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना है, ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा जी पोजीशन इन ए सेल जो है इन एनिमल सेल इट जनरली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस वाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ये मेच्योर प्लांट सेल की, अडल्ट प्लांट सेल की बात की जा रही है। तो इट इज़ पुश टुवर्ड्स पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब होता है किनारा, मार्जिन, उसकी तरफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और उस बड़े वैक्यूल की वजह से जो है, ये मिसाल के तौर पर अगर प्लांट सेल है, ठीक है ना, तो उसके अंदर बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की बजाय एक किनारे की तरफ जो है वो पुश कर दिया जाता है। तो इस तरह से है। तो बड़ा जी अब पोजीशन के बाद जो है नंबर पर सेल, यानी न्यूक्लियस की तादाद है वो एक सेल में कितनी होती है, तो और शेप में ये इरेगुलर और स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं। जबकि वो सेल जिनमें जनरली आमतौर पर ज़्यादातर जो सेल्स हैं ना, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, उनमें एक न्यूक्लियस ही पर सेल होता है। ऐसे सेल्स को मोनोन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। जिनमें दो पाए जाते हैं उन्हें हम फिर बाई न्यूक्लिएट सेल्स के नाम से पुकारते हैं। और ऐसे सेल जिनमें जो है वो न्यूक्लियाई की तादाद, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर एक दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर सेल पाए जाते हैं तो ऐसे सेल्स को हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के नाम से पुकारते हैं। बेटा जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया है, टाइमिंग। पेज 62 पे पहला पैराग्राफ, टाइमिंग ऑफ विजिबिलिटी इन ए सेल। ये एक न्यूक्लियस सेल में कब नज़र आता है। बेटा जी आप लोगों ने सेल डिवीजन में सेल साइकिल पढ़ रखा है। तो सेल साइकिल के ना दो मरहले होते हैं, एक माइटोटिक फेज़ और दूसरा जो है वो डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज। इंटरफेज को नॉन डिवाइडिंग फेज़ या नॉन डिवाइडिंग स्टेज ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हैं। तो हमें न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोस्कोप में सेल्स के अंदर माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब उस वक्त नज़र आना है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक होगा ना जी। उस वक्त हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से जो है वो न्यूक्लियस को अलग वाज़ेह तौर पर दिखाती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी बात यह है कि न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। इसी नॉन डिवाइडिंग स्टेज को इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल भी कहते हैं। और उसके
एंड याद रखें, जब आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा तो उस वक्त उसमें क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहे होंगे। क्या नजर नहीं आ रहे होंगे? क्रोमोसोम्स नजर नहीं आ रहे होंगे। हाँ, क्रोमोसोम्स को बनाने वाले क्रोमाटिन फाइबर्स का नेटवर्क नजर आ रहा होगा। क्रोमाटिन नेटवर्क इन न्यूक्लियोप्लाज्म आपको नजर आएगा, क्रोमोसोम्स नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर जब सेल जब वो डिवाइडिंग फेज में जाता है यानी माइटोटिक फेज में जाता है तो वो क्रोमाटिन फाइबर्स कंडेंस होकर कॉइल एंड सुपर कॉइल होकर यानी कंडेंसेशन में से गुजरकर क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाते हैं और उस वक्त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। तो यानी हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा, जब क्रोमोसोम्स नजर आएंगे। जब क्रोमोसोम्स नजर आएंगे तो उस वक्त न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। जब न्यूक्लियस नजर आएगा तो क्रोमोसोम्स नहीं अलबत्ता क्रोमाटिन नजर आएंगे। तो ये बात है बेटा जी। तो when the chromatin disappear, chromosomes become visible and nucleus is not seen. तो in dividing cells the nucleus disappear, nucleus नहीं नजर आता, ठीक है ना जी। एंड द क्रोमाटिन मटीरियल जो है वो किस में तब्दील हो जाता है? क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हेरिडिटी मटीरियल जो कि डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए पाया जाता है, आरएनए, प्रोटीन्स जो कि ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, लाइगेज होता है, हेलिकेज होता है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। फॉर्म्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन याद रखें बेटा जी, न्यूक्लियस के अंदर दो बेसिक पार्ट्स हैं, एक क्रोमाटिन नेटवर्क, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म सोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी जो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसी पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जिसके पार्ट्स न्यूक्लियोलाइट, न्यूक्लियोलाइट है ना वो न्यूक्लियोलस का प्लूरल है, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स। तो पहले जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर बात करते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बेटा जी उसके ऊपर बात हम करते हैं तो पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, मैंने हेडिंग बना दी है, पहली लाइन का हेडिंग क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली न्यूक्लियर एनवेलप, एक गुलाब की मानद है जिसने न्यूक्लियस को लपेटा होता है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, और वो दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है। बड़ा जी आए ज़रा हम आपको जब वो एक न्यूक्लियस बना के दिखाते हैं। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना जी। ये बड़ा जी डबल मेम्ब्रेन्स हो गई हैं, नजर आ रहा है आपको डबल मेम्ब्रेन्स। बाहर वाली का नाम क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी। अंदर वाली का नाम क्या है? इनर मेम्ब्रेन। लेकिन आप देखेंगे कि कई जगहों पे जो है ये जो होती है ना, लाइट चली गई है, बहरहाल जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कई जगहों पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिली होती है। ये मैंने आपको पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले में भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कैंटिनस हो जाती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो वो न्यूक्लियर मटेरियल, ये मिसाल के तौर पर क्रोमाटिन नेटवर्क है, क्या है? क्रोमाटिन नेटवर्क है, और ये उसके अंदर पाए जाने वाला न्यूक्लियस। तो ये बेटा जी ये क्या बन गया? क्रोमाटिन, और ये स्ट्रक्चर क्या बन गया है? न्यूक्लियोलस। जहां पे न्यूक्लियर आउटर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती हैं, जिस जगह पे आउटर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती है वहां पे क्या बनता है? न्यूक्लियर कोर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे भी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है ना जी, वहां पे इनर मेम्ब्रेन नहीं बनी, वो उसने अंदर न्यूक्लियर मटेरियल को पैक किया हुआ है, ठीक हो गया ना। तो ये इस तरह की बात है। अब जरा स्ट्रक्चर में पढ़ें। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली न्यूक्लियर एनवेलप, द आउटर मेम्ब्रेन इज एट अ प्लेस कंटीन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक हो गया ना जी। तो to the outer membrane is at place contents with the endoplasmic reticulum while the inner nuclear and encloses the nuclear content. अच्छा जी, the outer and inner membranes are continuous at certain points resulting in the formation of pores called nuclear pores.
जहां पे आउटर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती है। जरा गौर से देखें, ये इनर और ये आउटर, ये इनर और ये आउटर, जहां पे ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल गई, एक दूसरे के साथ आपस में मिल गई हैं, तो उस जगह पे क्या बन गया है, न्यूक्लियर पोर बन गया है। तो इस तरह से बड़े न्यूक्लियर पोर के ऊपर अब एक छोटा सा नोट है। न्यूक्लियर पोर का पहले फंक्शन जो है, न्यूक्लियर पोर अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर पर न्यूक्लियस जो है इज हाईली वेरिएबल। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, न्यूली डॉटर सेल्स जो हैं उनमें क्रोमोसोम न्यूक्लियर पोर्स की तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो है वो किसके, मेच्योर सेल्स के मुकाबले में, जो है मेच्योर सेल्स के मुकाबले में। मसलन देखें, जो व्हेन डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, हैव ओनली 3 और 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। जबकि जब नया नया बना हुआ होता है तो उसके अंदर जैसे न्यूमरस पोर 30,000 पर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एग जो है, जो फीमेल गैमेट होता है, उसकी बात की जा रही है। ईच पोर हैज ए डिफिनेट स्ट्रक्चर विद इट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंस पासिंग थ्रू देम, जो है। तो बेटा जी न्यूक्लियोलस, अगला पार्ट हमारा क्या शुरू हो गया है, न्यूक्लियोलस। पहले डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन को गौर से देखें। डेफिनेशन में क्या बताया जाए कि इट इज ए डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद द न्यूक्लियस। अभी भी आप नजर आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक हो गया ना जी। इट इज ए डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड इज विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री, कोई मेम्ब्रेनस बाउंड्री नहीं है। तो एंड टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। फिर बेटा जी नंबर पर न्यूक्लियस, ये एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। 2 न्यूक्लियोलाई पर मोर न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का भी प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल भी क्या होता है, NUCLEOLI, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस का प्लूरल न्यूक्लियोलाई, इस तरह से। तो अब बेटा जी जो है इसका पहले फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए, assemblage of ribosomal RNA and ribosomal proteins to form to make ribosomes। तो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस में ही वो जगह है जहां पे पहले राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन से, फिर राइबोसोमल आरएनए को जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जोड़कर स्मॉल सब यूनिट्स एंड लार्ज सब यूनिट्स, फिर उनको जो है वो न्यूक्लियर पोर के रास्ते एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बेटा जी इसका स्ट्रक्चर आ गया है, तो देखिए मैं ना आपको न्यूक्लियोलस को, इसी को मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना जी। इसका जो है वो एक सेंट्रल फिब्रल रीजन है, सेंट्रल फिब्रल एरिया, ठीक है ना, जहां पे कौन मौजूद होता है, राइबोसोमल डीएनए और राइबोसोमल आरएनए के स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये फिब्रल नजर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और इसके बाहर जो है वो क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्स। ये ग्रेन जो है, ये ग्रेनुलर एरिया जो है वो जिसे पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल का मतलब होता है मार्जिनल, किनारे वाले, किनारे वाला, ठीक हो गया ना जी। तो बेटा जी पेरिफेरल एरिया जो है वो ग्रेनुलर है, तो वो उसकी वजह है कि यहाँ पे राइबोसोम्स जो है उनके सब यूनिट्स बनते हैं, तो ये इस वजह से है। तो देखें इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स, द पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया कंपोज्ड ऑफ प्रीकर्सर रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, एंड सेंट्रल फिब्रल एरिया कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। इट इज द न्यूक्लियोलस। इसका बेसिक फंक्शन आपको बताया जा रहा है, न्यूक्लियोलस या वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, वो कैसे असेंबल होते हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन को मिलाकर राइबोसोम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, एंड आर एक्सपोज्ड टू साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर पोर। अब बेटा जी अगला है हमारा क्रोमोसोम्स। पहले बेटा डेफिनेशन करते हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन। लेकिन लफ्ज क्रोमोसोम जो क्रोम से, क्रोम का मतलब होता है कलर्ड, सोमा बॉडी। तो न्यूक्लियस के अंदर जब हम स्टेन करते हैं ना, तो जो हमें कलर्ड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, उन कलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। अंग्रेज क्रोमोसोम्स कहते हैं, हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो एक अलग मसला है, ठीक है ना जी। न्यूक्लियस इज ऑफन, डेफिनेशन आगे किताब में कैसे लिखी है, न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए जो कि एसिड है, तो वो बेसिक डाइज जो बेस कलर्स होंगे उनको अपने साथ कंबाइन कर लेता है।
तो बिकॉज ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड टू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमोसोम्स, उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। बड़े स्ट्रक्चर शुरू हो गया। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम्स अपीयर टू बी मेड ऑफ आर्म एंड सेंट्रोमियर। ये देखें आपके सामने, ये उसके दो आर्म्स बनाए, इन आर्म्स को क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। क्रोमाटिड्स आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, जबकि सेंट्रोमियर प्लेस ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर वो जगह वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में वो जगह जहां पे स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में एक तो सेंट्रोमियर वो जगह है जहां पे क्रोमोसोम्स सिकुड़ जाता है, लेकिन सेंट्रोमियर के अंदर वो जगह जहां पे स्पिंडल फाइबर्स ने आके अटैच होना होता है, उस जगह को क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। और उन स्पिंडल फाइबर्स को काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। खैर बेटा जी, तो अब जो है फंक्शन इसका जो है देखिए केमिकल कंपोजिशन, लेकिन एक बार देख लें कि वो क्रोमाटिड्स जो कि एक जिनका कॉमन सेंट्रोमियर होता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स किन्हें कहते हैं? हैव कॉमन सेंट्रोमियर्स, हैव कॉमन सेंट्रोमियर्स, यानी आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम के जो आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स होते हैं उनको भी सिस्टर क्रोमाटिड्स कह दिया जाता है। तो बेटा जी, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ टू आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन। तो वो जो एक ही जिनका कॉमन सेंट्रोमियर हो, उन क्रोमाटिड्स को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, ये एक दूसरे की कॉपी होते हैं। जो जीन्स इस क्रोमाटिड के पास है वही जीन्स इस क्रोमाटिड के पास है, इनके अंदर जीन्स का कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, तो इसलिए हम एक क्रोमाटिड को एक क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक क्रोमाटिड दूसरे क्रोमाटिड की कॉपी ही है। ठीक हो गया ना जी। मैसेज तो एक जैसे ही पाया जाता है, विच आर हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। तो अब बेटा जी दूसरा पैराग्राफ जो है केमिकल कंपोजिशन, क्रोमोसोम कंपोज ऑफ डीएनए प्रोटीन, लेकिन उसमें आरएनए भी पाया जाता है। आपकी किताब में नहीं है तो आपने भी याद नहीं करना। ऑल द इन्फॉर्मेशन, इसका फंक्शन क्या है? ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करें, ऊपर लिख दें जीन्स। ऑल द जीन्स that necessary to control the activities of cell is located on chromosome। on नहीं होता, in होता है, इसलिए मैंने लिखा genes are present in chromosomes। तो बेटा जी in the form of genes which are transferred from one generation to other, क्योंकि एक डाटर सेल से, एक पेरेंट सेल से डाटर सेल्स में क्रोमोसोम्स मुंतकिल होते हैं, तो जीन्स मुंतकिल हो जाते हैं। the number of chromosomes in per cell, एक सेल में क्रोमोसोम्स की तरह मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। तो all individuals of the same species remain constant। Generation after generation, man each cell contains 46 chromosomes, frog cell has 26, chimpanzee has 48 chromosomes। There are 8 chromosomes in fruit fly, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो बेटा जी 16 क्रोमोसोम्स इन ओनियन एलियम सीपा जिसे कहते हैं, 14 इन पोटैटो जो है पोटैटो ट्यूबरोसम। बहरहाल आपने तो जो यहाँ पे 14 इन गार्डन पी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स जो कि डिप्लॉयड होते हैं, क्या होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स। जो वो इज डिप्लॉयड, मैंने बेटा डिप्लॉयड सेल की डेफिनेशन लिख दी है, हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाते हों, जितने भी, एक सेट में एक भी हो सकता है, एक सेट में 2 भी हो सकते हैं। हम ह्यूमंस के एक सेट में 23 क्रोमोसोम्स है, तो 2 सेट्स में कितने हो गए? 46। अल्लाह आपका भला करे जी। तो डिप्लॉयड सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स, 23 के 2 सेट में। ठीक हो गया ना जी। वेयर एज हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर n इज प्रेजेंट इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कहते हैं गैमेट्स को, किन्हें कहते हैं? गैमेट्स को कहते हैं। तो ह्यूमन स्पर्म्स एंड एग्स हैव 23, while those of Drosophila has 4 chromosomes। Haploid cells having 1 set of chromosomes। तो बेटा जी कोई भी सवाल व्हाट्सएप पे चला तो हम सबका हमें नासर आमीन, शुक्रिया।